Next, coordination is to harmonize all the activities of a concern in order to facilitate its working and its success. This statement is of Henry Fayol, that is second. Next, free rein technique of direction will be more appropriate for, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं. नेक्स्ट, every step that goes to increase the importance of subordinates is called but of its decentralization, that is third. इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर देते हैं सबॉर्डिनेट्स को. नेक्स्ट, a staff manager has which type of authority over his subordinates in his department? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, लाइन अथॉरिटी. इस तरीके से या इस तरीके से. नेक्स्ट, V.A. Gracchus was a American management consultant. That is इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, proactive change may take place due to external factors, internal factors, external and internal both, none of the three. इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, internal factors. Next, the basic reason for which an establishment is established is called goal, purpose, mission और ऑब्जेक्टिव. इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मिशन. क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट क्यों इस्टेब्लिश्ड हुई है उसका बेसिक रीजन होता है उनका मिशन, जिस पे बेस्ड होकर के वो अपने गोल को अचीव करते हैं. नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर इज टू बी परफॉर्म्ड, कि कैसे एक प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है. ये बेसिकली किसका पार्ट है? मेथड का. नेक्स्ट, AICTE स्टैंड्स फॉर, बेसिकली सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा है. इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. क्लियर? इसके अलावा एक चीज़ लर्न कर लेना कि AICTE ये फॉर्म्ड हुआ था नवंबर 1945 में. और बेसिकली इसका मोटिव या कह लो इसका विजन क्या है? इसका विजन ये है कि टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई. कब? नवंबर 1945 में. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. नेक्स्ट, एग्जिट इंटरव्यू is an activity which is related with staffing, planning, controlling, organizing. बेसिकली रिक्रूटमेंट का जो पार्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? स्टाफिंग से. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, स्टाफिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ डेवलपिंग प्रोफेशन. करेक्ट आंसर होगा फोर, ऑल ऑफ द थ्री. नेक्स्ट, डेल्फी इज अ टेक्निक विच इज हेल्पफुल इन स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग और डायरेक्शन. बट ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा डिसीजन मेकिंग. क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग डेल्फी टेक्निक की बात करें तो डेल्फी टेक्निक बेसिकली क्या है? एक तरह का ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड है जहाँ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उनके बीच में डिस्कशन होता है. बेसिकली किस पे? ओवर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पे एंड उनके डिस्कशंस पे. बेसिकली वो बहुत सारे क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर के बैठते हैं जिस पे वो डिस्कशन करते हैं एंड एट द एंड वो एक कंसेंट पे आते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं. क्लियर? तो ये बेसिकली किसके लिए यूजफुल होगी? डिसीजन मेकिंग के लिए. कोई ना कोई डिसीजन पे अराइव करते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डेल्फी टेक्निक. क्योंकि बेसिकली यहाँ जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं और वो एक्सपर्ट उन क्वेश्चन पे डिस्कस करके किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉमर्स? सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ सर्विसेज, मेकिंग ऑफ केमिकल्स और मैनेजिंग वेयर हाउस. बट ऑब्वियस मैनेजिंग वेयर हाउस क्योंकि ये कॉमर्स का पार्ट नहीं है. ये बेसिकली किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी सर्विसेज का. नेक्स्ट, the supreme authority of a company is vested in CEO, CMD, board of directors, shareholders. but of shareholders क्योंकि वोटिंग पावर किसके पास होता है? शेयरहोल्डर्स के पास. नेक्स्ट, who has termed management as pseudo science? अब देखो इसका करेक्ट आंसर भी तुम लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. बेसिकली अगर स्यूडो साइंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज. ठीक. नेक्स्ट, which of the following is not a feature of science?
It is a systematized body of study. It has certain principles. The principles are based on experience and the principles are of dynamic nature. क्या वो डायनामिक नेचर का होता है? नहीं. अगर साइंस की बात करें तो साइंस में जो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो आप यूनिवर्सली कहीं भी चेक करो, आपको उसका रिजल्ट सेम मिलेगा. दैट इज़ उसका नेचर कैसा होता है? फिक्स होता है, ना कि डायनामिक. डायनामिक मतलब जो कि चेंजिंग नेचर का होगा. तो करेक्ट आंसर होगा 4. द प्रिंसिपल्स आर ऑफ डायनामिक नेचर. नेक्स्ट, हेनरी मिन्सबर्ग हैज़ क्लासिफाइड द मैनेजरियल रोल्स इन. तो बेसिकली देखो, उन्होंने मैनेजरियल रोल्स को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था. अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी सुन लो. सबसे पहला है इंटरपर्सनल रोल्स, जो कि बेसिकली एसोसिएटेड है विथ ह्यूमन इंटरैक्शन. दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल्स, जो बेसिकली एसोसिएटेड है विथ शेयरिंग इंफॉर्मेशन. एंड लास्ट है डिसीजनल रोल्स, जो बेसिकली किससे रिलेटेड है? डिसीजन मेकिंग से. तो अगर हेनरी मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग बात करें तो मैनेजरियल रोल्स 3 तरह के उनको रोल प्ले करने होते हैं. पहला होता है इंटरपर्सनल रोल, जहां वो बेसिकली इंटरैक्ट करते हैं ह्यूमन के साथ. दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल्स, जो कि एसोसिएटेड है विथ शेयरिंग इंफॉर्मेशन. एंड लास्ट है डिसीजनल रोल्स, जो कि रिलेटेड होता है डिसीजन मेकिंग से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट 3 ग्रुप्स. नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन इज मैक्सिमम इन बट ऑब्वियस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फंक्शन की बात किया है और अगर अलग अलग फंक्शंस हैं तो वहीं पे स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर में हमें डाउट है, तो उसके करेक्ट, अगर इसका करेक्ट आंसर किसी भी स्टूडेंट को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. नेक्स्ट, when a leather making firm combines with another firm making suitcases and bags of leather, it is called. अब देखो कह रहा है कि एक लेदर मेकिंग फर्म है जो कि किसके साथ कंबाइन कर रही है? दूसरी फर्म के साथ, मेकिंग अ सूट केसेस एंड बैग्स ऑफ लेदर. आप लेदर बना रहे हो और आप किसके साथ मर्ज कर रहे हो? मेकिंग सूट केसेस एंड बैग्स ऑफ लेदर. बेसिकली आपका लेदर क्या है? उनके लिए रॉ मटेरियल, और आप मर्ज कर रहे हो जहाँ पे वो फर्म आपके रॉ मटेरियल को यूज़ करे. तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, डाइवर्जेंट लैटरल इंटीग्रेशन, क्योंकि डाइवर्जेंट लैटरल इंटीग्रेशन में बेसिकली यही था कि जहाँ पे अलग अलग फर्म्स, देखो एक फर्म है सूट केसेस की और एक है बैग्स की. तो जो सूट केसेस और बैग्स है ये दोनों फर्म कंबाइन कर रही है और बेसिकली ये दोनों फर्म सेम काइंड ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है? लेदर. क्लियर? तो ये दोनों फर्म जो कंबाइन कर रही हैं, और कंबाइन क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये सेम रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं. क्लियर? इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन. अच्छा, अगर मान लो कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन की बात करें तो सिंपली कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि लेट्स से अगर हमें बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के लिए स्टोन भी लगेगा और सीमेंट भी लगेगा. अगर मान लो ये दोनों फर्म कंबाइन करती, क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अलाइड कंपोनेंट्स है किसका? मेन लाइन प्रोडक्ट का. अगर ये दोनों कंबाइन कर रही हैं ताकि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो उस केस में इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन. क्लियर है? और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर एक लेदर मेकिंग फर्म है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक सूट केसेस फर्म है और एक बैग की फर्म है, एक सूट केस बनाती है और एक बैग बनाती है, बट इन दोनों के लिए रॉ मटेरियल क्या है? लेदर. अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट लैटरल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस कॉम्बिनेशन. देखो यहाँ पे ये सारा पॉइंट हम लोग क्लियर भी कर लेते हैं. देखो अगर लैटरल कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं ऑल्सो नोन एज एलाइड कॉम्बिनेशन. सर्कुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं. वर्टिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रोसेस कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं. एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट, वर्टिकल कॉम्बिनेशन,
जिसको हम लोग प्रोसेस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया है जो कि है डायगोनल कॉम्बिनेशन, तो हम बता दें कि डायगोनल कॉम्बिनेशन का अदर नेम क्या है। डायगोनल कॉम्बिनेशन का अदर नेम है सर्विस कॉम्बिनेशन। ये सब तुम लोग को लर्न रखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रोसेस कॉम्बिनेशन पूछा है तो अगली बार पैरेलल कॉम्बिनेशन, अलाइड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या सर्विस कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, with reference to disadvantages of business combination, which from following is not true? Exploitation of consumers, fear of encouragement to inefficiency, disadvantages to new units और discouragement to monopoly। यहाँ पे discouragement नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, disadvantage पूछा है। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, discouragement of monopoly। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशंस, और बाकी अगर देखोगे ना तो कॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 लर्न करने वाला है, इसका करेक्ट आंसर भी हम दे दिए, थर्ड LH है, ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 30,000, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, एक्चुअल रेंट गिवन है। व्हाट इज अ ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी? देखो अगर हम लोग बात करें हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। फिर हायर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में जो वैल्यू लोअर होती है उसको कंसिडर करते हैं, एंड फिर उस वैल्यू में और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू हायर होती है वही होती है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर? तुम लोग को याद भी होगा। तो देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट गिवन है, इसकी हायर वैल्यू कौन सी है, 36,000। अब अगर स्टैंडर्ड रेंट की बात करें तो 30,000 गिवन है, इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, 30,000। और अब 30,000 को हम कंपेयर करेंगे 40,000 से, जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 30,000 और 40,000 विच एवर इज हायर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ, 40,000। नेक्स्ट, education allowance is exempted up to 100 rupees per month per child, maximum for 2 children. Next, MP salary will be taxable under the head। अब देखो अगर MP सैलरी है तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता बल्कि अदर सोर्सेज में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 1500 और इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विच एवर इज लेस, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। Next, a citizen of India who goes abroad for the employment purpose in the previous year, he must stay in India for becoming resident at least days। अब देखो अगर employment purpose के लिए हैं, अगर मान लेते हैं employment purpose के लिए नहीं है तो बेसिक कंडीशन क्या थी? सबसे पहली हमारी बेसिक कंडीशन थी कि हम प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हों, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि जो प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 4 साल में ओवरऑल हम रहे हो 365 डेज। हमने क्या बोला, बेसिक कंडीशन में बेसिकली 2 कंडीशन थी, पहली 182 डेज और मोर, कब, इन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 साल हैं उसमें टोटल अगर हम 365 डेज रहे हैं, तो ये 2 बेसिक कंडीशन है। बट जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट पर्पस की, मतलब जब ये बात आती है कि हम अब्रॉड सर्विस ले गए हैं ताकि हम वहाँ पे जॉब सर्व कर सकें, तो उस केस में सेकेंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है अगर हमें रेसिडेंट बनना है तो, और वो ऑप्शन क्या है कि कम से कम हम प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे किए हो। तो देखो, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर बिकमिंग अ रेसिडेंट एटलीस्ट कितना दिन, 182 डेज। इसमें ऑप्शन 3 दिया है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, 182 डेज। नेक्स्ट, salary received by an agricultural farms manager is but of his salary income। Next, in the beginning of the year stock of the goods given है, during the year total purchase sales given है, GP sales पे दिया हुआ है, हम लोग को closing stock कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग COGS निकाल लेते हैं। अब COGS देखो एक तरीके से निकल सकता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 80,000 एंड जीपी भी गिवन है कितना, सेल्स का 20%, तो सेल्स का 20% कितना हो जाएगा, 16,000। तो इसका मतलब मेरे पास COGS कितना आ जाएगा, 64,000। क्लियर? अब देखो अगर COGS कैलकुलेट कर लिया तो ये इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS हमने कैलकुलेट किया है 64,000, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 10,000 और परचेजेस भी गिवन है 60,000। तो सीधे सीधे हमारा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस निकल जाएगा जो कि होगा 6,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 6,000। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, वर्क कॉस्ट बता रहा है कि कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, एंड वर्क ऑन कॉस्ट कितना है ऑफिस ऑन कॉस्ट का। तो सिंपली देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो हम पहले बता दें कि जब हम लोग प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड ऐड करते हैं बेटा तो क्या आता है, वर्क कॉस्ट आता है। अब तुम लोग बोलोगे मैम वर्क ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ठीक। अब वर्क कॉस्ट में या फिर कह लो कि फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू 20,000 एंड वर्क कॉस्ट कितना दिया है 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसका 80% के बराबर क्या होगा वर्क कॉस्ट, मतलब 16,000 क्या होगा बेटा वर्क कॉस्ट। आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क ऑन कॉस्ट इज 150% ऑफ द ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, ऑफिस ओवरहेड। वैसे ही वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, वर्क ओवरहेड, ठीक। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो 4,000 हमारा क्या आ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क ऑन कॉस्ट दैट इज वर्क ओवरहेड भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 150% ऑफ द ऑफिस ऑन कॉस्ट। मतलब 4,000 का 150% कितना हो जाएगा 6,000, ठीक। बैलेंसिंग फिगर विल बी प्राइम कॉस्ट। देख लो वर्क कॉस्ट 16,000 है, इसमें से जब 6,000 माइनस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा 10,000। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था प्राइम कॉस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा थर्ड 10,000। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम दैट इज 2। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन। अब देखो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड अगर बोले तो जॉब कॉस्टिंग माना जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री आर एज अंडर। अब देखो ये सारा कॉस्ट रिकॉर्ड दिया है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, तो नो डाउट इन तीनों को ऐड करके हम क्या निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड बता रहा है तो इसमें जैसे ही वर्क ओवरहेड ऐड करोगे क्या आ जाएगा वर्क कॉस्ट। अभी ऊपर बताया है ऑफिस ओवरहेड दिया है, ऑफिस ओवरहेड ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आगे क्वेश्चन में दिया नहीं है कुछ तो उसको हम 4,000 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। रॉ मटेरियल हमारे पास कितना गिवन है 80,000। वेजेस हमारे पास कितना गिवन है दैट इज डायरेक्ट लेबर 50% ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब 80,000 का 50% 40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है रॉ मटेरियल का 10%, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका कितना हो गया 10% 8,000 के बराबर। तो ये हो गया 1,28,000 और 1,28,000 क्या है बेटा प्राइम कॉस्ट। अब आगे जैसे ही हम इसमें वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे जो कि कितना दिया है 40% ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब 40,000 का 40% कितना हो जाएगा 16,000। इसको हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दें जो कि कितना दिया है 50% ऑफ वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड कितना है 16,000, इसका 50% कितना हो जाएगा 8,000। इसको ऐड करते ही हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका टोटल आ रहा है 1,52,000, क्लियर। अब देखो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो टोटल बनने की कॉस्ट कितनी है 1,52,000 और टोटल यूनिट्स कितनी बन रही है उसमें 4,000। तो इसको डिवाइड करते हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी जो कि आएगी 38। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 238। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रॉयल्टी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसर। Royalty paid on production is debited to PL account. The right of recoupment of the short workings cannot be under restricted. And last is royalty account is a nominal account in the books of leasee. अगर leasee के point of view से बात करें
तो रॉयल्टी अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो क्या आता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस, तो उनके लिए वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4, और बाकी 3 तो वैसे भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ लीजी शॉर्ट वर्किंग्स रिकवरेबल इन फ्यूचर ईयर्स आर। देखो दो लोग होते हैं, एक होता है लेसर जो बेसिकली लैंडलॉर्ड है और दूसरा है लीजी। तो लीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल मतलब अगर रिकूपमेंट हो रहा है शॉर्ट वर्किंग का तो इनके लिए वो क्या हो जाएगा, असेट ही तो होगा, फायदा होगा, फायदा बेसिकली, ठीक। तो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं हो सकता, नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता, लायबिलिटी नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड एंड असेट। क्योंकि अगर इन्होंने पहले के टाइम में अपनी पॉकेट से अगर पेमेंट किया है और वो एक्सेस मनी ये फ्यूचर में रिकवर कर सकते हैं तो वो उनके लिए क्या होगा, असेट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द ईयर इन विच द शॉर्ट वर्किंग बिकम्स इरिकवरेबल इज ट्रांसफर्ड इन द बुक्स ऑफ लीजी। अगर वो इरिकवरेबल हो गया मतलब वो अगर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, रिकूप नहीं कर सकते, तो जितना पैसा उन्होंने एक्सेस अपनी पॉकेट से पे किया है लीजी ने वो उनके लिए क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। तो वो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। बेसिकली इसकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, वो अपनी बुक में क्या एंट्री करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। मतलब बेसिकली वो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जो वो रिकूप्ड नहीं कर पा रहे, अनरिकूप्ड रह जा रही है, बेसिकली जो उनके लिए लॉस है वो उसको कहाँ दिखा के खत्म करते हैं, पीएल में। तो वही है डेबिट साइड ऑफ पीएल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शोज लिस्ट। सबको पता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लायबिलिटी साइड कौन सा लिस्ट शो करता है, ABCD, और बाकी EFGH किधर शो होती है, असेट साइड। ये सारी की सारी लिस्ट प्रॉपर रिवाइज करके जाना क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन। जो जर्नल पीएल का एट द एंड बैलेंस आता है वो क्या आता है, आइदर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और लॉस ऑफ द कंपनी, और वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनने के बाद जो भी डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल पीएल में। और जर्नल पीएल में बेसिकली क्या चीज़ें डाली जाती हैं वो भी देख लो। यहाँ पे हम लोग बेसिकली सारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट डालते हैं और अगर कोई अनअलोकेटेड एक्सपेंस है तो उसको हम कहाँ दिखा देते हैं, टू साइड, और बैलेंस जो आएगा प्रॉफिट लॉस उसको हम दिखाते हैं ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट में, ना कि डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देख सके एंड ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में भी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे हम लोग इंटरनल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, है ना। और इंटरनल ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है एंड इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस। नेक्स्ट, इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बैड डेट्स विल बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिकली बैड डेट किस पे होता है, क्रेडिट सेल्स पे, तो ये किस पे अलोकेट होगा, सेल्स पे। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स आर अपोर्शन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगर रेंट की बात कर रहा है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, क्योंकि रेंट बेसिकली किसके बेसिस पे लिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर। नेक्स्ट, द रेट दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट इन फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच में बेसिकली जो बैलेंस शीट बनती है वो हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग रेट पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, क्लोजिंग रेट। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच द HO अकाउंट मेंटेन बाय द ब्रांच इज इन द नेचर ऑफ, जो HO अकाउंट ब्रांच बनाता है या ब्रांच का अकाउंट HO बनाता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस प्रिपेयर देयर ओन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, क्योंकि देखो डिपेंडेंट नहीं पूछा है, इंडिपेंडेंट पूछा है, और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो होते हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच, सैलरी ऑफ द ब्रांच स्टाफ इज पेड बाय द हेड ऑफिस, ये तो फीचर है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं। पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द हेड ऑफिस, बट क्या रेंट ऑफ द शॉप ब्रांच मैनेजर पे करता है, नहीं,
ये एचओ पे करता है क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है और डिपेंडेंट ब्रांच में सारी की सारी चीज़ें हेड ऑफिस को करनी पड़ती हैं, फिर भले वो किसी एक्सपेंस का पेमेंट हो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना हो, बट पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट ब्रांच मैनेजर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, ब्रांच अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड इज। अब देखो, अगर अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड हम ब्रांच अकाउंट की बात करें तो इसका जो बैलेंस आता है वो क्या आता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस, इसीलिए बेसिकली क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। बट अगर मान लो ब्रांच अकाउंट पूछा होता ओनली इन डेटर अकाउंट, तो सिर्फ डेटर अकाउंट के केस में हम लोग इसको क्या मानते हैं, रियल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग तुम लोग को याद होगा कि यहाँ पे सारे असेट्स का हम लोग ओपनिंग लेते हैं और यहाँ सारे असेट्स का क्लोजिंग लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ आंसर क्या होगा, सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज इज रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है, जिसने अपना असेट हायर पे दिया है या फिर कह लो कि जो ओनर है। ठीक, डेप्रिसिएशन टू असेट, क्या हायर वेंडर के पास असेट है, नहीं, तो जब असेट ही नहीं है तो उसका डेप्रिसिएशन भी वो चार्ज नहीं करेगा और उसको ट्रांसफर भी नहीं करेगा। ये काम किसका है, बायर का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट, क्या हायर वेंडर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं, उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, है ना। और इनकम को अगर वो पीएल में ट्रांसफर करेगा तो वो कहाँ दिखाएगा, बाय इनकम। तो कायदे से उसकी बुक्स में एंट्री क्या होनी चाहिए, बाय इंटरेस्ट टू पीएल, है ना कि पीएल टू इंटरेस्ट। ये तो ट्रांसफर की एंट्री है जो कि कौन करेगा, बायर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, इंटरेस्ट टू पीएल अकाउंट, क्योंकि यही एक एंट्री है जो हायर वेंडर दैट इज ओनर अपनी बुक में करेगा। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट परचेज अग्रीमेंट इज गवर्न्ड बाय। अब इंस्टॉलमेंट परचेज अग्रीमेंट की बात करें तो ये किसके अंडर आता है, हायर परचेज एक्ट 1972। नेक्स्ट, विच वन इज एन एलिमेंट ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट, एचपीपी दैट इज हायर परचेज प्राइस, जो कि किसकी इक्विवेलेंट होती है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस, द गुड्स टू विच द अग्रीमेंट रिलेट्स, ये तीनों ही एलिमेंट किसके हैं, हायर परचेज अग्रीमेंट के, दैट इज ऑल ऑफ द 3। नेक्स्ट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन नेचर ऑफ, अगर हमने एडवांस में पेमेंट किया है तो नो डाउट ये मेरे लिए क्या है, अ काइंड ऑफ करंट एसेट। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सुगंधम्स ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ बैड डेट दिया है, प्रोविजन दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, एंड आगे लिख रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 10% सन्ड्री डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो, अगर ट्रायल बैलेंस के विद इन बैड डेट दिया है तो क्या उसका एडजस्टमेंट हम दोबारा सन्ड्री डेटर्स में करेंगे, नहीं। अगर विद इन ट्रायल बैलेंस बैड डेट दिया है इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स में हो चुका है। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है, 50,000 है। और आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सन्ड्री डेटर्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट, तो सिंपली हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्योंकि जो प्रोविजन है वो अभी बनना है, कितना, 10%। सीधे सीधे इस पे 10% देंगे, 5,000 का माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम कहाँ शो करेंगे, इन बैलेंस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, फर्स्ट 45,000। अब देखो, अगर बैड डेट विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता तब हम उसको पहले सन्ड्री डेटर से लेस करते हो और फिर बैलेंस पे प्रोविजन क्रिएट करते 10% का। क्लियर? एंड क्योंकि ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो डायरेक्टली हमने प्रोविजन बना करके लेस कर दिया। नेक्स्ट, which one of the following statement is false? Closing stock given in trial balance is shown in PL account. अब देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर विद इन ट्रायल बैलेंस है तो हम उसको सिर्फ कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं होता, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट में भी होता, तो भी हम उसको PL में तो नहीं दिखाते, उसको हम दिखाते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है। सेकेंड लिखा है डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ असेट, ये करेक्ट है क्योंकि डिक्रीज करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम ऑफ द बिजनेस, ये भी करेक्ट है। अगर ओनर ने ड्राइंग की है तो उस पर ओनर इंटरेस्ट पे करता है, किसको, बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगी, इनकम। एंड ए नेट प्रॉफिट इज द लायबिलिटी टू द कंसर्न, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन द एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस ओवर द नेट असेट्स इज। अब अगर मान लो आपने कोई सामान खरीदा है 100 रुपये का, बल्कि उस फर्म की नेट असेट वैल्यू थी 80, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर हमने किसी भी बिजनेस के लिए एक्सेस पेमेंट की है तो इसका मतलब हम नुकसान में वो बिजनेस नहीं परचेज कर रहे होंगे,
कहीं ना कहीं अगर हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं तो वो उसकी गुडविल के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट गुडविल। हमेशा याद रखना कि अगर हमने मार्केट से कोई बिजनेस परचेज किया है, बना बनाया बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस की वैल्यू लेट से 120 है और हमने उसको 140 पे खरीदा है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि 20 रुपये का हमारा लॉस है। इसका मतलब ये है कि हमने इस 20 रुपीज़ को कैसे ट्रीट किया होगा, एज गुडविल। ठीक। और इफ़ इन केस मान लो उस बिजनेस की वैल्यू 120 है और हमने पेमेंट किया 100, तो ये जो 20 रुपये का फ़ायदा है इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4. सुंदर इज एडमिटेड विथ 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. What will be the new profit sharing ratio? सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट बोला है। देखो, मान लेते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 1 माइनस 3 दैट इज 2/3। ठीक, 1/3 तो किसको मिल रहा है, सीधे सीधे ये सुंदर को मिल रहा है, और 2/3 किसको मिलेगा, राम एंड श्याम को। किस रेशियो में, 6:4 में। तो राम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 में 6/10, और श्याम का कितना हो जाएगा, 2/3 में 4/10। ठीक, और सुंदर का 1/3 था ही, तो ये हो जाएगा 12/30, ये हो जाएगा 8/30, और ये हो जाएगा 10/30। और हम कह सकते हैं 12:8:10, फर्दर 6:4:5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 6:4:5। नेक्स्ट, in sinking fund method of depreciation which of the following account is credited for providing depreciation? depreciation provide करने के लिए हम लोग हमेशा depreciation fund account बनाते हैं या sinking fund account बनाते हैं, that is third. Next, on 1st January 1917, Sri Ram Govind purchased a machine costing 20,000. It is estimated that the machine will become obsolete after 3 years and at that time its breakup value will be rupees 2,500. Breakup value मतलब हो गया salvage value. You are required to write off depreciation on the machine at the rate 50% per annum by diminishing balance method. What is the balance of machine at the end of 1919? अब देखो 1917 में एक बार depreciation लगा होगा, फिर 1918 में depreciation लगा होगा क्योंकि 1 जनवरी को परचेज की गई थी, एंड 1919 में डेप्रीसिएशन लगा होगा। सिंपली क्वेश्चन में ब्रेकअप वैल्यू हमारे पास दिया है कितना, 2,500, दैट इज सैल्वेज वैल्यू दिया है। अब देखो 20,000 और क्वेश्चन में लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, पहले 50% से देंगे तो 10,000 आएगा, मतलब 1917 में बैलेंस बचा 10,000। अब 1918 के लिए जो डेप्रीसिएशन है वो 10,000 पे 50% है, दैट इज 5,000, बैलेंस बचा 5,000। ठीक, और अब 5,000 पे 1919 के लिए अगर 50% डेप्रीसिएशन देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500, तो बैलेंस अल्टीमेटली कितना बचेगा, 2,500 एट द एंड ऑफ 1919। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड की। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है, कैपिटल रिसीट है, तो उस पर अगर डिस्काउंट अलाउड हो रहा है तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट, द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। बट ऑब्वियस मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमने 10 रुपये अर्न किया है तो उस 10 रुपये के पीछे जो भी हमारी कॉस्ट लगी है उन सब को हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, कुछ भी हो। ये जो 10 रुपये आपने एज रेवेन्यू जनरेट किया है, इस पर अगर आपको ओरिजिनल या करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप सारी की सारी फिगर्स उससे रिलेटेड बुक्स में नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये किससे रिलेटेड है, मैचिंग कंसेप्ट से, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 4, मैचिंग कंसेप्ट। इन सारे ही कंसेप्ट्स पे हमने अलग अलग क्लासेस ड्राफ्ट की हुई हैं, उन सब की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से वो कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लेना। इसके अलावा हमने क्लास की स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था कि 2014 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अभी हमने जो रिसेंटली ग्रुप्स बनाए हैं टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे फॉर एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021, वो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2014 टू 2019 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने सिर्फ अपने पार्ट्स, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को डिस्कस किया था,
जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट या थ्योरी पोर्शन था उसको हमने स्किप कर दिया था, तो उसके आंसर्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। इसके साथ साथ 2014 टू 2019 के जितने हमारे पास क्वेश्चन पेपर के PDF हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एंड उसकी आंसर शीट भी उसके साथ रहेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लेना, सो दैट जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हमने डील नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस आप इजीली वहाँ से सॉल्व कर पाओ। एंड अगर 2014 टू 2019 के किसी भी थ्योरिक क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, हम आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे। एंड इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप पे बना हुआ है वहाँ हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021, तो आप ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए रिलेटेड टू टेस्ट। एंड इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स जो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे नोट्स भी अपलोड कर देंगे सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कहीं और से कोई प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट ना हो। आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इसके अलावा 2010, 11, 12 एंड 13 का पेपर भी हम बहुत जल्दी सॉल्व करवाने वाले हैं रिलेटेड टू BHU यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट जो भी एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड हम क्लासेस अपलोड करेंगे उनकी आपको अपडेट्स मिल जाए। एंड इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पे इस बार हम MCQ सेशन भी डील करने वाले हैं। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट जो हमारे BCom से रिलेटेड है उस पे हम इंडिविजुअली MCQ सेशन डील करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप BHU के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर 2021 तो ये MCQ सेशन आपको बहुत हेल्प करेंगे, जिसमें कुछ सेशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी अपलोड कर भी दी है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका नाम है एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021। वहाँ सारे के सारे MCQ सेशन जो कि रिलेटेड है एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन से वो आपको मिल जाएंगे। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।